हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुर्गेश कुमार एमएससी फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फिजिक्स के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं। और स्टडी के लिए जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है अपना मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार उनका ओवरव्यू कर लेते हैं। जो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में वो रहेगा अपना वेक्टर कैलकुलस या फिर वेक्टर एनालिसिस बोल दीजिए, वेक्टर एनालिसिस। उसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंसर। इसके बाद हम वो टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा डिराक डेल्टा फंक्शन। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज और इसके बाद हम पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। और फूरियर सीरीज के बाद में पढ़ेंगे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसी में आएगा एक इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और फिर इसके बाद में इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर इनके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम मैथमेटिकल फिजिक्स में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर एक दो टॉपिक और रहेंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हाँ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वेक्टर एनालिसिस। तो पहला टॉपिक लिया है हमने वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, फिजिक्स में हम बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फोर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टॉर्क हो गया, या फिर और भी अदर प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर हैं। काफ़ी इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो क्या होगी कि वे क्वांटिटीज़ इनको मेजर कर सकते हैं, वे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। साथ में ये कह सकते हैं कि हम उनको फिजिकल लॉज द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती है। पहला होता है इनमें रेशियो, दूसरा होता है स्केलर, और थर्ड होता है वेक्टर। ये 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज है, उसी की दो वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे रिफ्लेक्शन इंडेक्स, इसकी बात करें, रिफ्लेक्शन इंडेक्स की बात करें तो वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट in air divided by velocity of light in any medium। एयर के अलावा जो भी मीडियम हो गया, तो ये क्या बता रहा है?
एक सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, वेलोसिटी, और उसका उसका तो उसी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, रेशियो फिजिकल क्वांटिटी होता है। इनका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि देखिए कि ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, तो इनका कोई यूनिट नहीं होगा। ये सिर्फ क्या रखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब स्केलर की बात करते हैं कि स्केलर क्या होता है। स्केलर क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इनमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, etc, बहुत से एग्जांपल हैं स्केलर के। अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ती है, साथ में हमें उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इनमें क्या होगा, अगर वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये तो जनरल आइडिया हो गया इसके बारे में कि ये रेशियो क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। देखिए अभी हमने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ही जरूरत होती है। मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, जहाँ पर स्केलर को भी समझेंगे और वेक्टर को भी समझेंगे। वेक्टर क्या है, जैसे मैं बात किया वेलोसिटी का, अगर आपको वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आप क्या लेंगे, जैसे वेलोसिटी को आप, जैसे हमें वेलोसिटी दिया हुआ है v वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k दिया हुआ है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16। अभी ये बताएंगे कि ये कैसे निकाला, क्या निकाला, लेकिन अभी हाँ मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, तो ये कितना आया, 13 हो गया, 29 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 29 आया। तो मैं से कहूँ कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम ये कहें आपको कि आप वेलोसिटी में और स्पीड में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सही है, पता है। लेकिन फिर स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड। अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ हो, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ हो, और अगर उसका स्पीड फाइंड आउट करना हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वही क्या होगा, आपका स्पीड होगा। जैसे ये क्या है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, किसी पार्टिकल का स्पीड है। तो ये हमने जनरल बात की कि वेक्टर क्या होता है। अब जैसे और भी एग्जांपल की बात करेंगे तो होता है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम बात करते हैं फोर्स, एक्सेलरेशन, और भी कई हैं जैसे टॉर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का साइन बनाते हैं। जो इस एरो की लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जो यहाँ पर वेक्टर की लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और जो वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है टेल, और जो एंडिंग पॉइंट है वो कहलाता है हेड। ये स्टाइल ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि एक वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आपको कोई मेरे पास ए वेक्टर है तो मैं उसको यू रिप्रेजेंट करूंगा। ये तो ए हो गया, ये वेक्टर हो गया, जहाँ ए फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है। ठीक है, और ये वेक्टर साइन ये बता रहा है कि ये वेक्टर
क्वांटिटी है, ठीक है। यदि मैं 1D की बात करूँ तो आपका ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ये यूं लिखा जाएगा ए एक्स आई के। अगर मैं 2D की बात करूँ तो आपका ए वेक्टर यूं लिखा जाएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई सी के, जहाँ आई यूनिट वेक्टर है एलोंग एक्स एक्सिस, और जो जे केप है वो भी यूनिट वेक्टर है एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अगर 3D की बात की जाए और 3D में किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप, ठीक है। ये 1D के लिए हो गया और ये 2D के लिए हो गया और ये 3D के लिए हो गया, ठीक है। ये स्टाइल ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि 1D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2D में कैसे किया जाएगा और 3D में कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक्स हो गया कि एक स्केलर क्या होता है, एक वेक्टर क्या होता है और एक रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई दो वेक्टर होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि कोई दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और दूसरा है कोई बी वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रहे कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो एंगल होगा ए वेक्टर के बीच का और बी वेक्टर के बीच का, वो दोनों के टेल्स के बीच का एंगल होगा। ये दोनों के टेल्स हैं, ये भी टेल्स ही है, ये दोनों के टेल्स हैं और ये हेड है, ये भी हेड है। तो ए और बी वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल बता रहे हैं तो वो दोनों के टेल्स के बीच में एंगल होगा। ऐसा नहीं हो सकता, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए मैंने दे दिया कुछ भी 120 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अब आपको मैं ये पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों की टेल्स के बीच का एंगल नहीं है, दोनों की टेल्स मिलनी चाहिए तभी एंगल बताया जाता है। तो अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो एक वेक्टर है आपका, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसी की डायरेक्शन में आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये जो एंगल बना, देखिए अब ये टेल्स के बीच का एंगल हो गया, तो ये जो एंगल बना ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 120 कितना हो जाए 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। अब कभी भी आप यूं सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये एंगल यूं सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मैंने बताया, ये दोनों के बीच का एंगल यूं सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, रॉन्ग कंसेप्ट है ये। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल सिलेक्ट करने का है रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपको ए और बी का एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर आपको ए वेक्टर को आगे बढ़ाना होगा, दोनों के टेल्स के बीच के एंगल फाइंड आउट करने होंगे। तो ये एक मेथड हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का, ठीक है फ्रेंड्स। वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और बेसिक की बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो वेक्टर का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है, मैं ले लेता हूं जैसे इक्वल वेक्टर, ये हो गया इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की बात की जाए तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है ये और दूसरा भी कोई है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या कहेंगे कि इक्वल वेक्टर हम उन्हें कहेंगे जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के बराबर है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। इसको और भी रिप्रेजेंट तरीका में कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये एक ही बात होता है, एक ही बात है, अलग नहीं है, एक ही बात है। तो इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे हम, कि वे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेक्टर्स which have
सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड रखते हो और सेम डायरेक्शन रखते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि इक्वल वेक्टर है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करते हैं कि दूसरा टाइप क्या होगा। वेक्टर का दूसरा टाइप दे देते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड एक होता हो, वे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एक होता हो और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। वे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एक होता हो और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। और मैथमेटिकली किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी का है यूनिट वेक्टर, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है, जहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं थर्ड वेक्टर की बात करूँ तो थर्ड वेक्टर में ले लेता हूँ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखिए, नेगेटिव वेक्टर को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और कोई बी वेक्टर है, तो इनमें क्या हो कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो। ऑपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है, नल वेक्टर देखिए, नल वेक्टर क्या होता है कि वे वेक्टर जिनका हेड और टेल एक ही पॉइंट पर होता हो। जैसे ये कोई पॉइंट वेक्टर है, जैसे ये हो गया पॉइंट वेक्टर, ठीक है, और जैसे ये हो गया आपका सर्कल वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नल वेक्टर है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 0 है। कि किसी ये जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर आ गई, तो कोई मैग्नीट्यूड ही कवर नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस पर कोई पी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो इस प्रकार से आर वेक्टर वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई के, वाई जे के और जेड के के, जहाँ आई केप जे केप और के केप यूनिट वेक्टर है। आई केप एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई जो आई जे केप है वो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के केप है वो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन कि किस प्रकार से दो वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं कहूँ कि मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं इनको मैथमेटिकली ऐड करना चाहता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास वेक्टर एडिशन के दो लॉ हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इनसे कहता है, अब ये लॉ क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे, साइक्लिक हो गया ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर,
तो ए वेक्टर और बी कोई दो वेक्टर्स यदि किसी ट्रायंगुलर की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे तो थर्ड क्रम में जो थर्ड इसका साइड होगी वो ऑपोजिट क्रम में ले ली जाए। जो थर्ड साइड्स होगी अगर वो ऑपोजिट क्रम में ले ली जाए तो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ये ट्रायंगुलर लॉ होता है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्रायंगुलर की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो जो थर्ड साइड्स होगी वो अगर ऑपोजिट क्रम में ले ली जाए, ऑपोजिट क्रम में ले ली जाए तो वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें जो है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि हमारे पास यदि दो वेक्टर हों ए वेक्टर और बी वेक्टर और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे। मतलब दो एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैरेललोग्राम कैसे होता है अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए ये है ABCD कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जो फ्रंट की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये पैरेलल है। और ये जो भुजा है कौन सी, जो साइड्स है AB और AD, ये दो साइड्स हैं, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे तो उनके कोइंसाइड पॉइंट्स हैं, कोइंसाइड पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, इससे निकलने वाला डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि आर वेक्टर को अगर रिजल्टेंट वेक्टर हुआ तो फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होंगे, आर वेक्टर के बराबर। सही है, ये पैरेललोग्राम लॉ है। तो ये तो बेसिक दो लॉ हो गए, ठीक है। अब कोई मेरे को ये कहे कि भाई आपने तो दो वेक्टर्स को ऐड किया है, अगर मैं से चाहूँ कि थर्ड वेक्टर को ऐड करूँ, फोर्थ वेक्टर को ऐड करूँ, तो उनको ऐड करने का जो तरीका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। देखिए, उसके लिए हमें एक और लॉ की जरूरत है, वो है पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई n वेक्टर हो, ये पहला वेक्टर है और दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अगर उनको हम हेड टू टेल मेथड द्वारा, मतलब किसी ए वेक्टर की हेड पर अगर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, हेड टू टेल मेथड कहलाता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, ये फोर्थ वेक्टर, ये फिफ्थ वेक्टर हो गया, ये सिक्स्थ वेक्टर हो गया, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए ये A1 वेक्टर होगा, ये A2 वेक्टर होगा, ऐसे चलते ये क्या कौन सा वेक्टर होगा, AN-1 वेक्टर होगा। सही है, तो इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली भुजा, इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली भुजा जो ऑपोजिट क्रम में ली गई हो, तो वो क्या कहलाती है, तो वो क्या करेगी, वो वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, एन वेक्टर के वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आर वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फिर ए वेक्टर 1 प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 वेक्टर। फ्रेंड्स, हमने वेक्टर एडिशन के तीनों लॉज को पढ़ लिया है और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन का एनालिटिक मेथड क्या होता है। हम जानेंगे कि कैसे उनको मैथमेटिकली ऐड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स आपके पास
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि यदि वेक्टर एडिशन के लिए मेरे पास तीन लो है, ठीक है, ट्रायंगल लो है, पैरेललोग्राम लो है और थर्ड पॉलीगन लो है, ठीक है, तो फिर मुझे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एनालिटिक मेथड की क्यों ज़रूरत पड़ी। एनालिटिक मेथड का मतलब समझ रहे हैं ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू, जहाँ पर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं a² + b² 2ab cos थीटा, ये एनालिटिक मेथड कहलाता है, जहाँ पर हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगुलर लो था, पैरेललोग्राम लो था, तो फिर हमने एनालिटिक मेथड को फाइंड क्यों किया। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।